ओके डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के कारण देखेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे थे भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश का जो युद्ध हुआ था, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुआ था। तो वह देखेंगे फ्रांसीसी का कारण क्या रहता है जिसकी वजह से वो हार जाते हैं। तो आज हम लोग यही शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें फ्रांसीसियों की पराजय के कारण जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 कारण है। एक जो है फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीतिक में उलझना बताएंगे, और उसके बाद कंपनी के स्वरूप में असमानता, और तीसरा जो था कमजोर नौसैनिक शक्ति, और चौथा अंग्रेजों की बंगाल का विजय, और पांचवा जो है डुप्ले की भूमिका, और छठा अयोग्य उत्तराधिकारी। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी सामूहिक रूप से जो कारण रहता है उसी के कारण भारत में फ्रांसीसियों की पराजय होती है। तो देखते हैं कि इसमें फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीतिक में उलझना के मतलब क्या हुआ। देखिए, इसमें क्या हुआ कि वहां के जो शासक हुए वो पूर्णतः जो थे अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षी थी वो अपने यूरोप में ही सिमट कर रह गया। क्योंकि जो भी शासक हुए, जिसे कहा जाए लुई 14वें और 15वें, इन लोगों की जो नीति थी या महत्वाकांक्षा था वो केवल यूरोप तक ही सिमटा था। जबकि यहाँ पर देखा जाए ब्रिटिश की शासक को, तो वो अपने यूरोप से अपने अपने आप को अलग समाज मानते थे, और वहाँ पर केवल शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहते थे, बनाए रखे। और उसके साथ उन्होंने इसके अलावा अपने पूरा विश्व में अपना व्यापारिक गतिविधि बढ़ाए और वहाँ पर अपने उपनिवेश को बनाए। तो जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी केवल इन जो फ्रांसीसी जो शासक हुए वो केवल यहाँ पर अपने यूरोप में ही अपना महत्वाकांक्षा बनाए रखे। कहा जा सकता है कि जो फ्रांस का जो शासक है उनकी महत्वाकांक्षा सीमित था, जबकि वहाँ पर इंग्लैंड की जो शासक थे उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही विस्तृत था। जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी भारत पर या किसी और क्षेत्र पर उनका उतना ध्यान नहीं गया जितना कि यूरोप में गया। तो उनकी हारने की वजह ये भी रहा। एक नंबर। दूसरा नंबर कहा जाए तो कंपनी के स्वरूप में असमानता। कहने का तात्पर्य हुआ कि कंपनी के स्वरूप में असमानता मतलब क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी एक तरह से वो सरकारी कंपनी थी। देखा जाए फ्रांसीसी फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, और यहाँ पे ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो निजी कंपनी थी। तो निजी कंपनी थी तो उनको निजी कंपनी में आप जानते हैं कि नीति बनाने में, कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है। और जिस वजह से क्या हुआ कि अपने जो भी यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी रहे वो अपन स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया, और जैसा माहौल देखा, जैसा यहाँ की सिचुएशन देखा, उसी के हिसाब से अपन निर्णय लिया। जबकि यहाँ पर देखा जाए फ्रांसीसी कंपनी का, तो जो कंपनी थी उसका जो यहाँ पर जैसे यहाँ डुप्ले था या गोडोही था, तो उसको यहाँ पर देख कर, यहाँ की सिचुएशन देख कर निर्णय लेने की छूट नहीं थी, जबकि वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की छूट थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि उनकी नीति न लेने, स्वतंत्रता पूर्वक से अपन यहाँ पर निर्णय न लेने के कारण क्या क्या हुआ कि उनकी पराजय होता है। क्योंकि जो भी निर्णय होता था फ्रांसीसी कंपनी का, वो उसके मातृ देश यानी फ्रांस में शासक लेते थे, जैसे लुई 14वें, लुई 15वें। और जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी पराजय होता है। और सबसे बड़ा कहा जाए कि सबसे बड़ी कारण क्या रहता है, तो उनकी नौसैनिक कमजोरी। नौसैनिक जो कमजोरी थी उनकी सबसे बड़ी वजह बनती है उनकी हारने में। क्योंकि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसकी यह स्पष्ट कर दिया था कि जिसकी नौसेना बढ़िया रहेगी उसका ही यहाँ पर सिक्का चल पाएगा। तो जिस वजह से क्या हुआ कि कर्नाटक युद्ध में उनकी हार होती है, तो उनकी सबसे बड़ी वजह रहती है कहा जाए तो नौसैनिक शक्ति। क्योंकि उनकी जो ब्रिटिश यहाँ पर नौसैनिक शक्ति थी ब्रिटिश का, वो कहा जाए कि पूरा विश्व का सर्वोच्च नौसैनिक शक्ति थी उस समय। और इस वजह से क्या हुआ कि अपने नौसैनिक शक्ति के बल पर उसने यहाँ पर भारत को जीता। और यहाँ पर देखा जाए तो उनको नौसैनिक के बल पर उनको भारत में नहीं, अगर देखा जाए तो उनको जो अमेरिका के कनाडा पर जो उनका जो उत्तरी का अमेरिका है उसके कनाडा पर फ्रांसीसियों का पहले
नियंत्रण था, जिस वजह से वहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध के समय पर एक युद्ध होता है उसके बाद, और जिस वजह से क्या हुआ कि कनाडा पर से उनका नियंत्रण हट जाता है और ब्रिटिश उसको भी अपने नियंत्रण में ले लेता है, और वो अपने क्या सभी नौसैनिक के बल पर ही लेता है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता, ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता के कारण क्या फ्रांसीसियों की पराजय होती है, और यह एक तरह से सबसे बड़ी वजह बनती है जो कि उनको हारने में। और कहा जाए कि चौथा क्या कारण रहा, तो चौथा का उनका कारण रहा कि अंग्रेजों की बंगाल विजय। ये क्या हुआ, देखिए अंग्रेजों की बंगाल विजय कहने तात्पर्य कि 1757 में आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में व्यवहारिक रूप से बंगाल पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो चुका था, और जिस वजह से क्या हुआ कि उनको आर्थिक रूप से बहुत ही उनको लाभ प्राप्त हुआ, जिस वजह से वो अपना सैन्य शक्ति बढ़ाए। और यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, आप जानते हैं, और 1760 में यहाँ पर कर्नाटक का तीसरा युद्ध में एक होता है जिसमें वांडीवास का युद्ध, उसी में फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से पराजय होता है। तो 57 में ही जीत चुके थे प्लासी का युद्ध में बंगाल को, और बंगाल से उनको, आप जानते हैं कि उस समय बंगाल जो था पूरा भारत का सर्वोच्च, जिसे कहा जाए कि सबसे धनिक राज्य था, और वहां से उनको अधिक से अधिक वहां पर लूटपाट किए, एक तरह से व्यापारिक लूटपाट किए, और उनको आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गए, और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो जिसके वजह से अपना सैन्य शक्ति बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर मैसूर का युद्ध भी जीतते हैं और कर्नाटक की युद्ध भी जीतते हैं, और यहाँ पर फ्रांसीसियों का कोई ऐसा भारत में कोई क्षेत्र उनको प्राप्त नहीं हुआ था जिस वजह से उनका आर्थिक शक्ति का बढ़ावा मिले। मद्रास पर यहाँ पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था, लेकिन वहाँ पर उनका कोई आर्थिक रूप से फायदा नहीं मिलता था, क्योंकि थोड़ा बहुत व्यापार से तो कमा लेते थे, लेकिन उतना उनका काम नहीं चला, जिस वजह क्या उनका आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए, और उनको अंततः क्या हारना पड़ा, पराजय होना पड़ा। और यहाँ पर 5 नंबर जो है डुप्ले की भूमिका, देखिए डुप्ले को कहा जाता है कि उसने फ्रांसीसी बस्तियां बसाने में, और या कहा जाए कि उनको सबसे शक्तिशाली यहाँ का शासक, यहाँ के प्रशासक माना जाता था, क्योंकि उसी के बदौलत सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें अपनी बढ़त बनाई थी, और यहाँ पर भारतीय शासक से यहाँ पर कुछ जमीन भी लिए थे, लेकिन उनकी ही एक नीति की वजह से, एक गलती की वजह से कहा जाए तो यहाँ पर उनकी पराजय क्या भी उनको दिया जाता है इस तरह की, उनके कारण पराजय होता है। तो उनकी क्या भूमिका रही, देखिए डुप्ले ने इतना राजनीतिक षड्यंत्र में लग चुका था, संलग्न हो चुका था, उसको आर्थिक रूप से जो भी उसको चाहिए आर्थिक लाभ, वो उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, और यहाँ पर राजनीतिक षड्यंत्र में इतना भिड़ चुका था कि अपना आर्थिक रूप से फायदा को यहाँ पर छोड़ दिया, जिस पर से क्या हुआ कि वह धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार पर बहुत कम ध्यान देने लगा, जिस पर से उनको आर्थिक रूप से नुकसान होना पड़ा। और यही वजह होता है कि आर्थिक रूप से जब उनको नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो अपने उसके जो मातृ देश है फ्रांस, उसको डुप्ले को अपने देश में बुला लिया जाता है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि अगर वह रहता है यहाँ फ्रांस डुप्ले, तो फ्रांसीसी का कुछ यहाँ हेल्प कर पाता और अंततः जीत भी सकता था, लेकिन उसको यहाँ पर सभी प्रकार ध्यान दिया, राजनीतिक रूप से बहुत आगे ध्यान दिया, बहुत आगे सोच कर काम करता था, लेकिन उसने आर्थिक रूप से ध्यान नहीं दिया, और जिस वजह से क्या हुआ कंपनी को धीरे धीरे नुकसान होने लगा, तो वहाँ के शासक ने बुला लिया। तो इस वजह से बुला लेने की वजह से चल जाता है, तो कंपनी का पराजय होता है। और देखा जाए कि अयोग्य उत्तराधिकारी छठा जो लिखा हुआ है, यहाँ का कहने तात्पर्य जो डुप्ले गया, तो डुप्ले के बाद जो भी यहाँ के उत्तराधिकारी आए तो वह अयोग्य थे। कहने तात्पर्य है जिसे यहाँ पर गोडेहू जो यहाँ पर आते हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि अदूरदर्शी थे
और उनको राजनीतिक मामले में कोई भी उतना ज्ञान नहीं था। जिस वजह से क्या हुआ कि आते-आते अपने क्या हुआ कि कंपनी से, जो ब्रिटिश कंपनी है, उससे यहाँ पर मिल जाते हैं और धीरे-धीरे इनसे कोई भी उतना नीतिगत फैसला नहीं लेते हैं, जिस वजह से उनकी पराजय होता है। और लेकिन कहा जाए कि ब्रिटिश कंपनी में कौन से योग्य शासक है, तो मोर्स, क्लाइव, ऐसे जैसे अधिकारियों ने आए, अपना सेवा दिए, और जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांसीसियों की यहाँ पर हार होती है और ब्रिटिश का जीत होती है। तो ये रहा 5-6 जो पॉइंट है। इसको अगर कहा जाए कि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय के कारण कहा जाए, तो ये पॉइंट रहता है। तो इन सभी को प्रश्न के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें खास करके पूछे जाते हैं। और क्योंकि हम सिविल सर्विस तक ही हम बोले हैं कि इसमें सभी प्रकार के पूछे जाएगा सिविल सर्विस एग्जाम में भी। तो इस तरह से हम ये भी बता दिए। और उसके आगे देखते हैं कि भारत में यहाँ पर ब्रिटिश का जो होता है उसकी अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में क्यों जीत होती है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं कि भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों की विजय के कारण देखते हैं। इसके पहले हम अभी देखे हैं कि फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। अब देखते हैं कि अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में आखिर क्यों यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर विजय होते हैं। तो देखिए उनके विजय के कारण रहता है, बहुत सारे रहते हैं। उनमें से अगर कहा जाए कि मुख्य कौन कौन है, तो देखिए उसमें है नौसैनिक सर्वोच्चता। इसके पहले भी जो फ्रांसीसियों की विजय में अंग्रेजों की जो भूमिका रहता है, उस सर्वोच्च जो रहता है नौसैनिक सर्वोच्चता, वही यहाँ पर भी अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में भी है। और जो दूसरा है ईसाई धर्म के प्रसार में कम रुचि लेना, और तीसरा है ऋण बाजार का उपयोग करना, और चौथा है ब्रिटेन में अस्थायी सरकार, और पांचवा है व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं कार्य प्रणाली में भिन्नता। तो देखिए यहाँ पर कहा जाए नौसैनिक सर्वोच्चता, इससे पहले बताए थे कि ब्रिटिश का जो नौसैनिक था वो उसकी नौसैनिक दुनिया के नंबर 1 नौसैनिक शक्ति था, जिस वजह से उन सभी देश को जो टकराते थे उससे उनको पराजित होना पड़ता था। तो ये तो कारण था ही। और अन्य कारण कहा जाए तो ईसाई धर्म के प्रसार में कम रुचि लेना। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर अंग्रेज जब आते हैं तो शुरुआत में उन्होंने लगभग 50-100 वर्ष तक, लगभग कहा जाए 1498 में यहाँ पर आई थी। 98 में तो उनकी कंपनी स्थापना हुआ था। 1500 ईस्वी में आए, तब से उनको लगभग 100 वर्ष कहा जाए, लगभग 50 से ज़्यादा वर्ष तक उन्हें सामाजिक और धार्मिक में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, और न ही उतना रुचि अपने देखा ईसाई धर्म को प्रसार करने में। जबकि वहाँ पर देखा जाए पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जो आते हैं वो अपने धर्म को प्रसार करके बहुत ही उत्सुकता दिखाई और जबरन धर्म परिवर्तन तक करवाया पुर्तगालियों ने। कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर जब आए तो वहाँ पर गोवा में ऐसा एक भी माने वहाँ हिंदू धर्म नहीं बचा था, उसको सभी को वहाँ पर ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा दिया गया था। और आते-आते आप जानते हैं कि वहाँ पर सती प्रथा बंद करवाया गया था। तो सती प्रथा जो बंद करवाया गया था वो भारतीय के लाभ के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया था। और जिसे यहाँ पर कहा जाए कि जो पुर्तगालियों ने यहाँ पर सती प्रथा बंद किया था, तो सती प्रथा निकालने तत्पर है कि जिसका पति मर जाता है उसकी पत्नी को माने उसको जलाया नहीं जाएगा, उसके साथी नहीं बनेगा। तो आखिर के वह उसकी पत्नी को कौन देखेगा, कौन उसको आर्थिक रूप से सहायता करेगा। तो वहीं पर उस विधवा औरत से पुर्तगालियों ने शादी कर ली है, और शादी करके अपना आर्थिक वहाँ पर सामाजिक अपना मजबूत बनाया गया, सामाजिक जो ढांचा है अपना मजबूत बनाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटिशों ने आते-आते अपने यहाँ पर अपने धर्म को प्रसार करने में कम रुचि दिखाई, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको आते थे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टकराव से अपने यहाँ के जो स्थानीय सरकार थी, यहाँ के शासक थी, उनसे कोई उनको टकराव शुरू नहीं हुई। धीरे धीरे वो अपना व्यापार पर केवल अपना ध्यान केंद्रित करते रहे, और जब यहाँ पर उनका व्यापारिक अच्छा से बैठ गया, यहाँ पर अच्छा से उनका सामंजस्य बैठ गया, और जब वहाँ पर अपना राजनीतिक शक्ति को जब प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर अपनी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। आगे चल के बहुत सारे अपने नीति अपनाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनकी पराजय नहीं होती है ब्रिटिशों का। अन्य कंपनियों को यहाँ से हटना पड़ता है, पराजय होना पड़ता है।
और तीसरा जो है ऋण बाजार का उपयोग करना। ऋण बाजार का उपयोग करने का मतलब हुआ, ऋण बाजार का उपयोग करने का मतलब हुआ कि देखिए, जब भी कंपनी को कभी आर्थिक रूप से उनको जरूरत पड़ती थी कि हमको कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, तो वहाँ पर क्यों, चूंकि यह निजी कंपनी थी, तो निजी कंपनी होने के बावजूद होती थी, इसलिए वो अपने ऋण बाजार कहने तात्पर्य का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण लिया जाता है या अपने देश से, वो अपने ऋण लिया लेता था, ना कि उसको अपने शासक से, अपने देश के राजा से या देश की सरकार से उसको लाभ मिलता था। कभी कभी मिल जाता था, लेकिन वह अधिकांश मामले में अपनी, क्योंकि निजी कंपनी थी तो वह ऋण लिया करती थी, और जिस वजह से जब भी कम अपना जरूरत पड़े तब ऋण ले लेती थी, अपना कार्य करती थी। लेकिन यहाँ पर अन्य कंपनी जो थी उसको ऋण नहीं लेती थी, चूंकि वह सरकारी कंपनी थी, तो अपनी शासक से, अपनी राजा से ऋण लेते थे, और वह शासक इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे कि उसको हर समय उसको सहायता किया जाए, जिस वजह से उनको यहाँ पर पराजय होना पड़ता है। आर्थिक रूप से जब कमजोर हो जाएगा कोई भी कंपनी, तो उसको पराजय होना ही पड़ेगा। और चौथा जो है ब्रिटेन में अस्थायी सरकार। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन में अस्थायी सरकार, एक कहा जाता है कि एक शानदार क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, उसके बाद ब्रिटेन में एक अस्थायी सरकार बन गई थी। राजतंत्र और लोकतंत्र के साथ दोनों मिलता जुलता सरकार बन गया था, और उसके बाद लगातार यहाँ पर अस्थायी सरकार हो गया था। एक वजह से वहाँ पर एक सम्राट होता था, शासक, और एक तरह से प्रधानमंत्री भी, और लोकतंत्र जैसा होता था। तो इस वजह से अस्थायी सरकार होने से क्या हुआ कि लगातार अपना नीति एक जैसा बनता रहा, और कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ, चाहे कुछ भी उसमें क्रांति नहीं हुआ, जिस पर उनका सरकार का ध्यान भटके। लेकिन यहाँ कहा जाए फ्रांसीसियों का, पुर्तगाल का, तो देखिए फ्रांसीसी में आप जानते हैं 1789 में क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं आप, जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1789 में क्रांति हुआ, तो उस समय नेपोलियन का उत्थान हुआ। उस समय से लेकर जब तक नेपोलियन का पतन नहीं होता, तब तक उसमें कोई भी सरकार अस्थायी रूप से नहीं बनता है, जिस वजह से उनका कोई भी ध्यान उस पर नहीं रह पाता है व्यापार के मामले में। और एक और कारण रहता है, और यहाँ पर देखा जाए पुर्तगाल में भी कोई यहाँ पर अस्थायी सरकार नहीं रहता है, कभी कोई। और स्पेन और डच को कहा जाए कि यहाँ भी इसके 80 वर्ष तक, 80 वर्षों तक यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और एक तरह से कहा जाए कि किसी भी देश में शांति का माहौल नहीं था, जिस वजह से उनको आर्थिक रूप से नुकसान होता ही चला गया, और धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, और वो पराजय होते हैं। और पांचवा कारण है वो है व्यापारिक कंपनी की संरचना एवं कार्य प्रणाली। देखिए, जो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी है वह निजी कंपनी है, और निजी कंपनी है तो उसका पूर्ण रूप से कहा जाए तो उसकी प्राइवेट माने उसका निवेशक थे। जबकि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर फ्रांसीसी यहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, उनका 60% इसमें शेयर धारक थे। वहाँ के राजा जो थे 60% इस कंपनी में शेयर धारक थे। उसी तरह पुर्तगाल की जो कंपनी थी उसमें भी सरकार का बहुत ही हस्तक्षेप होता था, जिस वजह से क्या हुआ कि सरकार जब उस पर निवेश नहीं करती थी, पुनः पूंजीकरण नहीं कर पाती थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए, और धीरे धीरे इतना कमजोर हो गए कि उनको फिर हारना पड़ा। तो ये रहा अन्य यूरोपीय कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशों का विजय का कारण। ये 5 पॉइंट है। यदि आप ये ध्यान रखते हैं, कोई भी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत में स्थानीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशों की विजय के कारण देखते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशों की सफलता के कारण, तो देखते हैं कि क्षेत्रीय जो यहाँ के शासक थे उनके यहाँ तुलना किया जाए तो क्या वजह रहा जो यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का विजय होता है। देखिए, सबसे पहले कहा जाए तो भारत में उस समय के उत्कृष्ट एवं आधुनिक हथियार की कमी थी। उत्कृष्ट एवं आधुनिक हथियार की कमी
क्योंकि उस समय भारत में कोई भी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर शुरुआत नहीं हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ जो भी तोप हुआ करता था, तोप और बंदूक जो थी वह बहुत दूर तक मार करने में असक्षम थी। जबकि यहाँ पर कहा जाए कि ब्रिटिश जो कंपनी आए थे उसके साथ जो तोप और बंदूकें आई थी वो बहुत उत्कृष्ट प्रकार की थी और बहुत ही मार करने में सशक्त थी। और जिस वजह से क्या हुआ कि इनको भारतीय शासक से उनको बढ़त मिलते चला गया और अंततः जीतते हैं। तो इनको कहा जाए उत्कृष्ट एवं आधुनिक हथियार, आज भी देखा जाए तो भारत में हथियार की कमी रहती है, वो भारत से निर्यात किया जाता है। तो यही उस समय भी कारण था, क्योंकि यहाँ पर भारतीय शासक के पास किसी के पास उतना उत्कृष्ट प्रकार के हथियार नहीं थी। और इस एक जो पहला कारण रहता है, यही कारण रहता है कि उत्कृष्ट एवं आधुनिक हथियार की कमी के कारण भारतीय शासक यूरोपीय जो यहाँ की कंपनी है, जिसे कहा जाए ब्रिटिश कंपनी, उनसे मात खाया गया। और जो दूसरा कहा जाए कि योग नेतृत्व, यहाँ योग नेतृत्व के कारण भी अगर कहा जाए कि अगर हथियार आपके पास कमजोर भी है तो आप जीत सकते हैं, यदि आपके पास योग नेतृत्व करने वाला कोई शासक हो या कोई यहाँ पर राजनीतिक हो। तो यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर जैसे ब्रिटिश के पास मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कहा जाए आगे चल गया वारेन हेस्टिंग आते हैं, वेलेजली आदि, इन सभी ने ब्रिटिश का योग नेतृत्व प्रदान किया और अपना शक्ति बढ़ाया। जबकि यहाँ पर कहा जाए कि भारतीय योग शासक में जो थे वो पहले ही माने उनका मृत्यु हो चुका था, या कहे तो उनसे उतना योग नहीं हो पाया। जिसे कहा जाए कि टीपू सुल्तान, हैदर अली और यहाँ पर अगर कहा जाए तो इन सभी ने योग रहा है, लेकिन उतना नहीं रह पाए जितना कि ब्रिटिश के यहाँ पर अधिकारी रहे, और एक तरह से यहाँ पर इनसे अधिक योग रहे, जिस वजह से क्या हुआ कि उनकी पराजय होता है। और कहा जाए चौथा आर्थिक सुदृढ़ता। आर्थिक सुदृढ़ता में कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय शासक के पास धन की कमी थी, और जिस वजह से क्या हुआ कि वो अपने सैनिकों को उतना वेतन समय पर नहीं दे पाती थी, जिस वजह से उनके सैनिक भी अपनी पूरी लगन से अपना जो कार्य थी वो नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि यदि उनके वेतन ही ना मिले तो उनका मन नहीं करेगा कार्य करने के लिए। इस वजह से क्या हुआ कि उनकी आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से यहाँ पर टाइम से वेतन नहीं दे पा रहे थे अपने सैनिकों को। और यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जो थी वो बहुत ही योग्य, यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ पर मजबूत थी, जिस वजह से अपने सैनिकों को टाइम से वेतन दे रही थी। तो ये कारण भी रहता है यहाँ पर ब्रिटिशों का जीतने का। और चौथा कारण का है तो इसमें राष्ट्रवाद की भावना। देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी की जितने भी अधिकारी आए वो राष्ट्रवाद की भावना से बहुत ही प्रेरित हुए थे, क्योंकि जितना भी उनके आए वो अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे थे, न कि आर्थिक कहा जाए कि पर्सनल काम कर रहे थे अपने निजी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो शासक हुए वो अपने कोई भी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं हुए। जो भी अपना यहाँ पर लड़ते हैं तो अपने केवल अपने छोटे से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर लड़ते थे। कोई भी ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो पूरा भारत की रक्षा करने के लिए लड़ता हो अंग्रेज से। ऐसा जैसे टीपू सुल्तान कहा जाए या हैदर अली कहा जाए, तो भी केवल अपना जो उसका क्षेत्र है मैसूर, उसको अपना बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की कमी के कारण, राष्ट्रवाद की भावना से यहाँ पर अंग्रेज जो थे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हुए थे, जबकि यहाँ पर भारतीय कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना से यहाँ पर प्रेरित था। और जिस वजह से कहो यदि राष्ट्रवाद की भावना न हो तो कोई भी शासक हार सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद एक माने यहाँ भाईचारा लाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर एकता से लड़ता है कोई कार्य। यदि यही कहा जाता है कि एकता में बल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एकता नहीं था भारतीय शासक में। यहाँ पर जो भी
छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, तो एक दूसरे अपने आप से भी लड़ते थे और ब्रिटिश से भी लड़ते थे, जो बाहरी है। जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाहरी लोग आए वो समझ गए कि यहाँ पर अपने आप में कोई एकता नहीं है, जिस वजह से क्या हुआ धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटिशों ने सभी को पराजित करते चले गए और धीरे धीरे यहाँ के शासक भी बन गए। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की कमी के कारण यहाँ पर उनकी पराजय होती है। और जो कहा जाए 5 नंबर अनुशासन, सैन्य अनुशासन। यहाँ पर सैन्य अनुशासन का तात्पर्य हुआ कि अगर यहाँ पर भारतीय शासक आर्थिक सुदृढ़ता नहीं थे, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको अपने सैनिक को वेतन नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से क्या उनकी सैनिक अनुशासन में नहीं थे। जबकि यहीं पर कहा जाए कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो अपने सैनिकों को टाइम से वेतन दे पा रही थी, जिस वजह से क्या उनके सैनिक भी बहुत ही अनुशासन थे और सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम थी। तो इस वजह से वो जीत पाए। तो 5 कारण जो है वो 5 कारण ये भारतीय जो स्थानीय शासक है उसको जीतने में सही होता है। तो ये रहा मैंने पूर्ण रूप से कहा जाए तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनी के आगमन में ये पूरा समाप्त होता है। और आगे जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे देखेंगे